नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली में एक बिजनेसमैन के बाजू में एक घर बन रहा था जहां कई मजदूर काम कर रहे थे। अब इस मजदूर की एक मजदूर था रोहन नाम का, उसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ती है जो 4-4.5 साल का है। अब इस बच्चे को वो देख रहा था, इतने में उस बाजू वाले घर से बिजनेसमैन की वाइफ आती है और वो इस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाने लगती है अंदर। तभी मजदूर कहता है, रुकिए मैडम, आपसे कुछ बात करनी है। आपके बच्चे को कुछ बीमारी है, अगर आपने इस बीमारी का इलाज तुरंत नहीं कराया तो आगे जाके ये गंभीर रूप धारण कर सकती है। ये सुनती है तो माँ थोड़ी सी घबरा जाती है। वो कहती है कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ है, तुम एक मजदूर हो, ये कैसी बातें कर रहे हो। फिर भी मैं माँ का दिल है पिघल जाता है। वो कहती, कैसी बीमारी है, अगर आप इसके बारे में कुछ बताएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तब ये मजदूर कहता है, मैं कुछ इसको टेस्ट लिख के देता हूँ, कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके पता कर लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए। आपके बच्चे को शुरुआती लक्षण हैं और इसके बाद इन दवाइयों से वो ठीक हो जाएगा। जब शाम को ये बिजनेसमैन घर आता है और उसकी पत्नी बताती है कि हमारे बच्चे को एक बीमारी है जिसके बारे में वो मजदूर बात कर रहा था। शुरू में तो बिजनेसमैन ने हंसी में टाल दिया, कहने लगा वो एक मजदूर है, मजदूरी कर रहा है और वो कैसे कोई बात। तो वो बताती है कि उसने कुछ टेस्ट और दवाइयाँ भी लिख के दी हैं। जैसे ही वो कागज़ अपने पति को दिखाती है, वो उस कागज़ को देखकर देखता ही रह जाता है। दरअसल उस कागज़ में जो लिखावट थी वो बहुत ही बड़े MBBS और प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह थी, जिसको देखकर उसे आश्चर्य लग रहा था। वो कहता है कि ये मज़दूर की राइटिंग तो नहीं लग सकती है। वो कहती है, शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अपने बच्चे के लिए, देखिए बच्चे की बात है, हम ये टेस्ट करवा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। पिता भी मान जाता है और वो दोनों अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं सुबह अपॉइंटमेंट लेकर। और जैसे ही बच्चे को चेकअप करवाते हैं तो बच्चे के बारे में जो वो मज़दूर बता रहा था, जिसका नाम राहुल है, वो बता रहा था वही बीमारी के लक्षण उस बच्चे में हैं। तब डॉक्टर कहते हैं, आपको इस बीमारी के बारे में कैसे पता चला, और इस बच्चे में ये शुरुआती लक्षण हैं और आप सही समय पर इस बच्चे का चेकअप कराने के लिए आ गए हैं। अगर आप इस बच्चे को समय पर नहीं लेकर आते तो आगे जाके इस बच्चे को गंभीर बीमारी घेर सकती थी। फिर वो कहता है कि देखिए, एक हमारे घर के बाजू में हमारे दोस्त के घर का काम लगा हुआ है, वहाँ कई मजदूर काम कर रहे हैं और वहाँ एक मज़दूर ने हमें ये पर्चा लिख के दिया है। डॉक्टर वो पर्चा देखता है तो कहता है, हाँ ये तो किसी डॉक्टर की लिखी हुई है और इसमें जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, इस बीमारी पे वर्क करती हैं। ये दवाइयाँ आप लेकर अपने बच्चे को दे सकते हैं, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। तब ये लोग बातें करते हैं कि वो एक मज़दूर होकर उसको कैसे ये पता चला। इनके मन में जिज्ञासा आ जाती है कि उस मज़दूर से बातचीत करनी चाहिए। दूसरा दिन होता है, वो जो बिजनेसमैन व्यक्ति होता है वो ऑफिस नहीं गया था। वो आज खास अपने ऑफिस की सारी मीटिंग को कैंसिल करके उस व्यक्ति से मिलना चाहता था, विस्तार से बातचीत करना चाहता था। तब वो उसको बुलाता है, उसका नाम राहुल होता है। वो बुलाता है और कहता है कि तुम्हें इस बीमारी के बारे में कैसे पता चला, और तुमने ये दवाइयाँ, और तुम्हारी जो राइटिंग है एक पढ़े लिखे डॉक्टर की तरह है, तुम यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हो। तमाम सवाल रात भर उसके दिमाग में जो गूंज रहे थे वो सारे राहुल से वो पूछ लेता है। इस पर राहुल कुछ भी नहीं कहता है, कहता सर ऐसे ही मुझे थोड़ी बहुत अनुभव है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक डॉक्टर है और मैं मजदूरी करने से पहले यहाँ ही कुछ उसके पास बैठा करता था, ऐसे ही मुझे नॉलेज हो गई थी। वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसे किसी को नॉलेज नहीं होती है, अपने बारे में कुछ बताओ। तब वो बताता है कि सर क्या बताएं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं जिससे भी बातचीत करता हूँ अपने बारे में कोई भी मेरी कहानी पे विश्वास नहीं करता, और आप तो इतने बड़े आदमी ठहरे, आपके पास तो एक एक मिनट कीमती होता है, आप क्यों मेरी कहानी में अपना टाइम वेस्ट करोगे, और आपको भी मेरी कहानी एक मनगढ़ंत कहानी ही लगेगी, उसमें कोई सच्चाई आपको नहीं, आप भी मजाक ही उड़ाओगे। जाने दीजिए सर, जो कुछ था सो हो गया, आपके बच्चे को दवाई मिल गई टाइम से, अब जाने दीजिए। इतना कह के राहुल जाने लगता है। तब वो कहता है, नहीं तुम नहीं जा सकते, मेरे पास बहुत टाइम है, आज मैंने पूरी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं और ख़ास मैं तुमसे बातचीत करने के लिए छुट्टी पर हूँ, तो मुझे तुम्हारी सारी जो भी दर्द भरी कहानी है विस्तार से सुना दो, मेरे पास बहुत टाइम है।
तब राहुल बताता है कि मैं दिल्ली के पास का ही एक गांव लगता है वहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम राहुल है। हम 2 भाई थे, एक छोटा भाई मेरे माँ बाप के साथ गांव में ही रहता है और हम दोनों भाई माँ बाप खुशी से रह रहे थे। तभी मेरी एक सुंदर सी लड़की से शादी हो जाती है और शादी के बाद हम हंसी खुशी से रह रहे थे। मैं अपने परिवार के खेती बाड़ी यानी किसान का लड़का हूँ। हमारे यहाँ पुश्तैनी खेती और घर है जिसमें हम सबका अच्छे से गुजर बसर हो रहा था। मुझे पढ़ाई का शौक़ था, मैंने पढ़ाई लिखाई करी और डॉक्टरी करी। इसके बाद मैं एक हॉस्पिटल में काम करने लगा जहाँ से मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली और मेरी अच्छी खासी पेमेंट थी। इसके बाद मेरी एक लड़की से शादी हो जाती है जो कि पढ़ी लिखी सुंदर थी और हम दोनों खुशी से जीवन यापन कर रहे थे। पत्नी के आने के बाद हम दोनों की लड़ाई होने लगी। वो मेरे भाई को पसंद नहीं करती, मेरे माँ बाप को पसंद नहीं करती और वो हमेशा कहती कि तुम्हारे जो भाई हैं, तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो ओल्ड फैशन हैं, गांव के गवार हैं और तुम इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हो और हमें इनके साथ नहीं रहना है। और ये हमें बात बात में मेरी पत्नी रोज़, शुरू में तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन वो रोज़ रोज़ मुझे छोटी छोटी बातों को लेकर उनके खिलाफ़ भड़काती रहती, जिससे मेरे छोटे भाई से और मेरे झगड़े हो जाते थे। और घर में एक दिन झगड़ा इतना बड़ा कि हम दोनों एक दूसरे को मारने तैयार हो गए। तब माता पिता ने हम दोनों को अलग अलग कर दिया। मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रह रहा था, घर का बंटवारा हो गया था, ज़मीन का बंटवारा हो गया था। मैं अपनी पत्नी और छोटा भाई माँ बाप के साथ रह रहा था, मैं अपनी पत्नी के साथ रह रहा था और इस तरीके से हमारा जीवन अच्छे से चल रहा था। इसके बाद मेरी पत्नी कहती है कि तुम यहाँ कहाँ गांव में पड़े हो, ये सब गांव की ज़मीन घर सब बेचकर कहीं सिटी में घर ले लो और हम वहाँ रहेंगे। तब मैंने गांव की ज़मीन घर बेचकर हम दिल्ली आ गए और दिल्ली में हमने एक फ़्लैट लिया और हम अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। हम हॉस्पिटल चले जाते, वहाँ हम काम करते डॉक्टर का और मेरी पत्नी घर पे रहती अकेली सारा दिन। शाम को मैं आता, हम दोनों का जीवन यहाँ आके कुछ हफ्ते तो ठीक चला, फिर धीरे धीरे मेरी पत्नी चिड़चिड़ाने लगी, मुझसे दूर दूर रहने लगी और नाखुश रहने लगी। इसके बाद मुझे पता चला कि कुछ मेरी पत्नी का शायद कहीं और चक्कर चल रहा है। मैं उससे कुछ पूछता या कुछ करता। इसके 2 महीने बाद ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई। जब मुझे ये सब कुछ पता चला तब मुझे बहुत धक्का लगा, बहुत सदमा बैठा मेरी पत्नी का और मुझे बहुत अपने माँ बाप की मैंने जो बेइज्जती की, अपने छोटे भाई की जो बेइज्जती की, वो सब रह रह के याद आने लगा और मैंने इसी चक्कर में शराब पीना शुरू कर दिया। और फिर मैं हॉस्पिटल जाता तो मेरा जो कैरेक्टर था सबके प्रति ख़राब होने लगा। वो मेरा जो काम था, शराब के नशे में धुत रहते थे हम और नशे में ही हम कभी कभी गलत सलत दवाइयाँ भी लिख दिया करते थे। इसी वजह से धीरे धीरे मुझे हॉस्पिटल में काम से निकाल दिया गया और धीरे धीरे मुझे सभी हॉस्पिटल ने काम देना बंद कर दिया और मेरा जो कैरियर था एकदम से ख़त्म होने लगा। मैं घर में पड़ा रहता, जो भी मेरे पास जमा पूंजी थी वो सब कुछ मैं खर्च करता रहा नशे में। इसके बाद मेरा दिल्ली वाला जो फ्लैट था वो भी बिक गया और मैंने सब कुछ नशे में ही उड़ा दिया। फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि तुम इस तरीके से अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो, तुम क्यों नहीं कोई मेहनत मजदूरी कर लेते हो। और फिर मैं एक ठेकेदार से मिलता हूँ और उसके साथ ये लेबर का काम करना शुरू कर देता हूँ। जब ये कहानी वो बिजनेसमैन सुन रहा था राहुल की तो उसकी आंख भर आती है और वो उसके गांव कहता है कि जो कुछ हुआ उसे को भूल जाओ, एक काम करो कि मैं तुम्हें एक हॉस्पिटल में बातचीत करके दोबारा से कंपाउंडर की नौकरी दिलवा सकता हूँ। वो कहता है नहीं सर, अभी मुझे किसी। राहुल कहता है जाने दीजिए साहब, अब इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी बीवी थी सो भाग गई और मैंने अपने माँ बाप की और अपने भाई की बहुत बेइज्जती की है, जिस वजह से अब मेरे दिल में अब कुछ भी करने की उमंग उत्साह थी जो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद वो बिजनेसमैन व्यक्ति जो होता है वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कहीं काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं अपनी एक हॉस्पिटल खोलता हूँ, उसमें तुम्हें काम दे दूँगा और मैं सैलरी भी तुम्हें देता रहूँगा। इस तरीके से वो बिजनेसमैन व्यक्ति एक हॉस्पिटल खोलता है और फिर उसमें कई डॉक्टर रखता है और इस
राहुल को भी वहाँ काम दे देता है। धीरे धीरे इसके अकाउंट में पैसे आने लगते हैं और ये चेक करता है कि इस पैसों का वो ज़्यादा कुछ उपयोग नहीं करता, सिर्फ खाता पीता है। वहीं वो उसको रहने के लिए कमरा भी दे देता है और राहुल जो है मेहनत लगन से काम करता है। इस बात को जब 2-3 महीने बीत जाते हैं तब ये बिजनेसमैन व्यक्ति राहुल के बताए हुए एड्रेस उसके गांव पहुंचता है, माँ बाप से मिलता है, उनको सारी कहानी सुनाता है। माँ बाप और उसके भाई जैसे ही राहुल से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, राहुल देखकर पहले तो उससे अपना चेहरा छुपाता है, नज़र चुराता है, लेकिन माँ जो होती है उसको कहती है, बेटा हमें सब कुछ पता चल गया है, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से माँ के गले लग के राहुल बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगता है। ये जो नज़ारा था सब देख रहे थे और सभी जो भी देख रहे थे सबकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर माँ बाप जो होते हैं, राहुल माफ़ी मांगता है अपने माँ बाप से, अपने भाई से, और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। तब भाई भी कहता है कि भैया जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए, हम भी भूल गए हैं, और भाभी ने जो कुछ किया था वो तो चली गई, अब हम सब परिवार मिलजुल कर रहेंगे। इस तरीके से माँ बाप कहते, बेटा अभी तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे गांव में सब कुछ फैला पड़ा है, हम वहीं रहेंगे। माँ बाप और भाई गांव चले जाते हैं। राहुल यहाँ अच्छे से काम करने लगता है खुशी से। फिर कुछ दिन बाद छोटे भाई की भी शादी हो जाती है और गांव का सब कारोबार व्यवस्थित करके यहाँ दिल्ली में आके राहुल के साथ रहने लगता है, छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ, और दोनों सब कुछ हंसी खुशी से रहते हैं। बीच बीच में महीने 2 महीने में माँ बाप भी आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, और इस तरीके से एक नेकी करने से राहुल का जो जीवन था वो फिर से पटरी पर आ जाता है। हालांकि इनकी कहानी को काफ़ी वक्त हो चुका था, इसलिए राहुल की शादी भी नहीं हो सकती क्योंकि वे भी अब मिडिल एज के यानी 50+ के हो चुके थे। दोस्तों ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानियाँ आप कहाँ से सुनते हैं उस जगह का और अपना नाम भी ज़रूर बताइएगा ताकि हम आप लोगों का नाम अपनी कहानी में ले सकें। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।